हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना, हेमंत निभा रहे अपना वादा, फिर 84,000 लाभुकों के खाते में भेजी गई योजना की राशि। एक बार फिर सरकार ने मैया योजना के लाभुकों को खुशखबरी दी है। पलामू के 84,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई है। मैया सम्मान योजना की राशि अब तक जिन महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची थी, अब 3 माह की राशि एक साथ भेज दी गई। जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा विभाग 86,000 महिलाओं के बैंक खाते में राशि नहीं भेज पाया था। गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शेष 84,000 महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट में शेष बची महिलाओं के खाते में भी राशि भेजने की घोषणा की गई थी। जिन महिलाओं के पास बैंक खाता और KYC नहीं है, उन्हें अब योजना का लाभ लेने में परेशानी होगी। इन महिलाओं की योजना सूची से हटाया जाएगा नाम। मैया योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रहती है या उसके दस्तावेज अधूरे रहते हैं तो उसका नाम योजना सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना की राशि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसके जरिए फर्जी लाभार्थियों और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वालों को बाहर किया जा सकेगा। जानिए किन महिलाओं को अप्रैल 2025 से नहीं मिलेगा पैसा। आधार लिंक न होना, सरकार उन महिलाओं की किस्त रोकेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। भौतिक सत्यापन अधूरा, कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो इस महीने से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, जिन महिलाओं के बैंक खाते बंद हैं या DBT के लिए सक्रिय नहीं हैं, उनकी किस्त नहीं आएगी। गलत विवरण दस्तावेज, अगर आवेदन में गलत आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड या मोबाइल नंबर दिया गया है तो भी राशि रोक दी जाएगी। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 3 माह तक बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 जून तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। बता दें कि इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों द्वारा आधार सीडिंग EKYC नहीं कराई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आधार सीडिंग के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक विस्तारित की गई है। उन्होंने कहा कि यदि राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं की जाती है तो ऐसे में उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने से फर्जी राशन कार्ड खत्म करने में मदद मिलेगी। उन सभी लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा जो पात्र लाभार्थी हैं। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपने आधार राशन कार्ड को लिंक नहीं किया है, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसे कर सकते हैं राशन कार्ड को आधार से लिंक। पात्र लाभुक अपने नजदीकी राशन की दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आधार और राशन कार्ड के साथ नजदीकी PDS दुकान पर जाना होगा, जहां पॉश मशीन के माध्यम से सत्यापन करते हुए आधार को लिंक करवाया जा सकता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में शुक्रवार तड़के 3:30 पर अपनी 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। अंतिम सांस ली। लंबे समय से वे उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे।
उनके निधन की खबर ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। क्यों कहा जाता था भारत कुमार? दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार को उनके देशभक्ति से भरे किरदारों के कारण भारत कुमार कहा जाता था। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की जिनमें देशभक्ति की भावना भरपूर दिखाई दी, जैसे उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, शहीद आदि। इन फिल्मों में उन्होंने एक सच्चे देशभक्त की भूमिका निभाई जो हर भारतीय के दिल को छू गई। निधन की जानकारी और अंतिम संस्कार। उनके निधन की पुष्टि के बाद परिवार ने बताया कि अंतिम संस्कार शनिवार 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे मुंबई के विले पार्ले में किया जाएगा। कुछ पारिवारिक सदस्य विदेश में हैं और उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस वजह से अंतिम संस्कार में थोड़ी देरी की गई है। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर कोकिलाबेन अस्पताल में रखा गया है और शनिवार को उसे उनके जुहू स्थित घर ले जाया जाएगा। शानदार फिल्मी करियर। मनोज कुमार का फिल्मी करियर बहुत लंबा और सफल रहा। उन्होंने 1957 में फैशन फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। 1965 में आई शहीद फिल्म ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में शामिल हैं उपकार, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, पूरब और पश्चिम, क्रांति, शहीद, पत्थर के सनम, नील कमल, पिया मिलन की आस, मेरी आवाज सुनो। और उनकी फिल्मों के गाने भी उतने ही लोकप्रिय हुए, जैसे उपकार का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले, आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सम्मान और पुरस्कार। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड, पद्मश्री भारत सरकार द्वारा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। इन सम्मानों ने उनके सिनेमा के प्रति समर्पण और देशभक्ति की भावना को और भी अधिक मान्यता दी। मनोज कुमार का प्रारंभिक जीवन। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम में मनोज नाम का किरदार देखा और उसी से प्रेरित होकर अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महान अभिनेता और फिल्म मेकर मनोज कुमार के निधन से गहरा दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के आइकन थे, जिन्हें खास तौर पर उनके देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाएगा। देशभक्ति उनकी फिल्मों में झलकती थी। उनके कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाया है। वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ऊं शांति। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि समाजोपयोगी समाधान और नवाचारों पर आधारित शोध ही विकसित भारत की राह को प्रशस्त करेगा। विकसित भारत केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक समरसता और वैज्ञानिक नवाचार का समन्वित प्रतिबिंब है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा जनसंख्या है और हमें उन्हें नवाचार, स्टार्टअप, शोध और उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करना होगा। ये बातें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को गोस्सनर कॉलेज, रांची में। उन्होंने विकसित भारत अर्नाथोजियोन सतालिन, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहले भारत को न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उसे वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, जहां के नवाचार वैश्विक परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को केवल नौकरी खोजने वाला जॉब सीकर नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला जॉब क्रिएटर बनाने हेतु शिक्षा प्रदान करें। राज्यपाल ने कहा कि शोध कार्यों में मौलिकता आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि समाजोपयोगी समाधान और नवाचारों पर आधारित शोध ही विकसित भारत की राह को प्रशस्त करेगा। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, खादी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत वैश्विक उत्पादन केंद्र, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।
यदि वह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिकता का समन्वय स्थापित कर सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन केवल अकादमिक विमर्श तक सीमित न रहकर ठोस नीतिगत सुझावों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। 19 और 20 अप्रैल को झारखंड में पहली बार होगा भारतीय वायुसेना का एयर शो। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री से कार्यालय कक्ष में भारतीय वायुसेना के एक दल ने मुलाकात की। भारतीय वायुसेना की ओर से आए दल ने रांची में आयोजित होने वाले सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एयर शो को लेकर विस्तृत चर्चा की। यह शो झारखंड राज्य में भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो होगा। सूर्य किरण टीम द्वारा यह शो 19 और 20 अप्रैल 2025 को रांची स्थित खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व 17 अप्रैल 2025 को इसका फुल ड्रेस रिहर्सल भी आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारी को लेकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने उपायुक्त को एयर शो से जुड़ी तमाम गतिविधियों और आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने शो के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन से सहयोग का अनुरोध किया। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रशासनिक तैयारियों, तकनीकी सहयोग और व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा निभाई जाएगी। बैठक में भारतीय वायुसेना की ओर से विंग कमांडर P.K. सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वालिया और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में रामनवमी पर कटेगी बिजली। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रामनवमी और मुहर्रम जैसे त्योहारों के जुलूस के दौरान बिजली बंद करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा थी। अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। दरअसल सरहूल के मौके पर 5 से 10 घंटे तक बिजली काटे जाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका मानकर सुनवाई की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से बहस की, जहां चीफ जस्टिस संजय खन्ना की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए त्योहारों के दौरान कम से कम बिजली काटने का आदेश दिया है। एससी में कहा कि आम आदमी को कम से कम परेशानी हो, इसका ख्याल रखा जाए। आपका बता दें कि हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को JBVNL के MD को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम से कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी। इसके अलावा अस्पताल एवं अन्य जरूरी सेवा वाली जगहों पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा था कि सरहूल के मौके पर 10 घंटे तक बिजली किसके आदेश पर काटा गया था। सरहूल और रामनवमी के मेन जुलूस निकालने जाने के दौरान बिजली सुरक्षा के लिए काटी जाती है। दरअसल अब तक होता यही रहा है कि जब मार्ग से जुलूस लौट जाते हैं तब इसके बाद बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली विभाग ने 6 अप्रैल को रामनवमी पर भी बिजली कटे जाने की घोषणा की थी। स्कूल का समय बदला, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। जानिए अब कितने बजे से कितने बजे तक लगेगी कक्षाएं। भीषण गर्मी देखते हुए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब सभी स्कूलों का मॉर्निंग में संचालन होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विद्यालयों के लिए सुबह के वक्त स्कूल का समय सुबह 6:30 निर्धारित किया है। 7 अप्रैल से बदलेगा समय 7 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश में सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 तक कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है। गर्मियों के बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का समय सुबह शिफ्ट किया गया है, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके और पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रहे। नए समय पर स्कूल का होगा संचालन। यह आदेश राज्य के सभी प्रमंडलीय, जिला और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है।
साथ ही स्कूलों में मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा एवं योजना निर्माण को अनिवार्य किया गया है। यह पहल बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। नए टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं तय समयानुसार शुरू होंगी और निर्धारित विषयों की पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को दिए गए गृह कार्य, होमवर्क रिव्यू और आगामी दिनों की कार्य योजना पर भी जोर दिया जाएगा। अंतिम अवधि में एमडीएम, मिड डे मील के प्रबंधन व शिक्षण समीक्षा का भी निर्देश दिया गया है। समय सारणी इस प्रकार होगी: सुबह 6:30 पर विद्यालय शुरू, 6:30 से 7 बजे तक प्रार्थना व अन्य गतिविधियां, 7 बजे से 7:40 सुबह पहली घंटी, 7:40 सुबह, 8:20 सुबह दूसरी घंटी, 8:20 सुबह, 9 बजे सुबह तीसरी घंटी, 9 बजे सुबह से 9:40 तक मध्यंतर एमडीएम, 9:40 से 10:20 तक चौथी घंटी, 10:20 से 11 बजे सुबह पांचवीं घंटी, 11 बजे सुबह 11 बजे से 4:30 बजे छठी घंटी, 4:30 बजे से 12:30 बजे सातवीं घंटी। इसके बाद छात्रों की छुट्टी। 12:20 से 12:30 तक शिक्षकों की बैठक व गृह कार्य समीक्षा। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय निर्धारित समय सारणी का कड़ाई से पालन करें। बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव ने 3 अप्रैल को विस्थापितों और सीआईएसएफ बलों के बीच हुई झड़प के मामले में बीएसएल बोकारो स्टील लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। यह कदम उपायुक्त की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक के बाद उठाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की पूरी जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही 20 लाख मुआवजा और परिजनों को नौकरी देना का भी आश्वासन दिया है। इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा, बोकारो के नगर पुलिस उपाधीक्षक और कार्यदंडा जया कुमारी शामिल हैं। कमेटी को सीसीटीवी फुटेज और मीडिया से प्राप्त अन्य साक्ष्य के आधार पर मामले की गहन जांच करने और शीघ्र रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बीएसएल प्रबंधन ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ की मांगों को मान लिया। इस बीच बीएसएल प्रबंधन ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। प्रबंधन ने घोषणा की है कि सभी विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को 21 दिनों के भीतर पद सृजन कर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। झड़प के दौरान लाठीचार्ज में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को बीएसएल में नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। जख्मियों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज और 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख को बैठक। बीएसएल प्रबंधन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर माह की 15 तारीख को विस्थापितों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला नियोजन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता की उपस्थिति में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। डीसी विजया जाधव और एसपी मनोज स्वर्गियारी ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और विधि व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें। घटना की सख्त जांच जारी। डीसी ने यह भी कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलेवासियों से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान और उनके आर्थिक स्वावलंबन के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समूह के क्रेडिट लिंकेज कार्य को गति दी गई है। अब तक 2,91,000 समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें वर्ष 2019 से अब तक 55,293 से ज्यादा समूह बने हैं। क्रेडिट लिंकेज में 14,02,004 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो वर्ष 2019 दिसंबर से पूर्व 545 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित कराने की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक हो रही है। इसके तहत
एसएचजी सदस्यों को सरल शर्तों पर आरण सुविधाएं प्रदान की गईं। उनकी आजीविका गतिविधियों को मजबूती मिली। प्रेमलता को क्रेडिट लिंकेज का सहारा। प्रेमलता देवी जीवन ज्योति आजीविका सखी मंडल से जुड़कर आज अपने परिवार का भविष्य संवार रही है। पति के असमय मृत्यु से प्रेमलता पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा था। पति के जाने के दुहक के साथ ही परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई। ऐसे मुश्किल समय में समूह का साथ मिला। प्रेमलता ने 50,000 रुपए क्रेडिट लिंकेज सीसीएल के तहत आरण लेकर सिलाई मशीन खरीद सिलाई का कार्य शुरू किया। मेहनत और अच्छे काम से प्रेमलता की आमदनी बढ़ने लगी। उन्होंने पुराने आरण चुकाने के बाद सिलाई केंद्र खोलने के लिए ग्राम संगठन से 30,000 रुपए आरण लिया और काम को आगे बढ़ाया। प्रेमलता कहती है, परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचकर काफी चिंतित रहती थी, लेकिन समूह की महिलाओं के हौसले से मुझे हिम्मत मिली और आज सिलाई कार्य से प्रतिमाह करीब 10,000 आमदनी कर परिवार चला रही हूं। जामताड़ा की किरण सफल उद्यमी नाला प्रखंड की किरण झा राधा कृष्ण आजीविका सखी मंडल से जुड़ी हुई है। उन्होंने समूह के जरिए पहले आरएसएटी से आचार पापड़ बनाने का प्रशिक्षण लिया और कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत 50,000 रुपए आरण से व्यवसाय शुरू किया। आज वह सालाना 1.2 लाख रुपए कमाती हैं। अन्य महिलाओं को भी जोड़ चुकी हैं। DDUGKY से बेटे की ट्रेनिंग के बाद उसकी आय 3.6 लाख रु सालाना है। उनका परिवार अब खुशहाल है। आजीविका से जोड़ने का क्रम जारी। ग्रामीण महिलाएं और अर्थव्यवस्था सशक्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए राज्य के 32 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। कृषि, पशुपालन, वनोपज, अंडा उत्पादन, जैविक खेती आधारित आजीविका से ग्रामीण परिवारों को आच्छादित किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन विधेयक पास हो जाने के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर है। आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर वक्फ कानून में संशोधन मामले में भ्रम फैलाने और गलत नैरेटिव सेट करने की बात कही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पूरे भारत में 27% अल्पसंख्यक हैं। आज वक्फ कानून में संशोधन कर वह मुसलमानों के हक और अधिकार छीन रही है, जबकि उसकी इच्छा सभी अल्पसंख्यक समुदाय का हक छीनने की है। वक्फ कानून में संशोधन के माध्यम से इसकी शुरुआत जरूर की गई है, पर यह प्रयास सभी अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पने की है। अगर भाजपा मुस्लिम महिलाओं की हितैषी है तो बिहार चुनाव में उसके लिए 12 से 15% आरक्षण सुनिश्चित करे। शिल्पी नेहा। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भाजपा ने देश के लोगों के सामने सिर्फ झूठ परोसा है। भाजपा के लोग कहते हैं कि इस बिल के माध्यम से मुसलमानों का उत्थान करना चाहती है, लेकिन असलियत यह है कि केंद्र की सरकार और भाजपा सिर्फ दिखावा करती है। इस बिल के माध्यम से भाजपा की सरकार यह साबित करना चाहती है कि यह देश अल्पसंख्यकों का नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वह दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भाजपा के साथ नहीं रहेगा तो उसे देश छोड़ देना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के हित में है, पर हकीकत यह है कि भाजपा के पास कोई भी महिला मुस्लिम विधायक या और सांसद नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अगर भाजपा मुसलमान महिलाओं की इतनी ही कद्र करती है तो आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के लिए कम से कम 12 से 15% सीट आरक्षित करें। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संशोधन से आदिवासियों की जमीन बची रहेगी, जबकि हकीकत यह है कि रघुवर दास के राज्य में भूमि बैंक के नाम पर आदिवासियों की मसना सरना तक की जमीन ले ली गई और 201 से अधिक MOU कर अपने उद्योगपति मित्रों में वह देने की योजना बना ली गई थी। CNT SPT से ही हमारी जमीन प्रोटेक्टेड है। बलमुचू पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने कहा कि एक ओर रघुवर दास कहते हैं कि कांग्रेस और जामुमो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और दूसरी ओर
संसद में इनके मंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम आबादी को मजबूत कर रहे हैं। यह तो विरोधाभास बात है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव से शेड्यूल एरिया की जमीन सुरक्षित हो जाने की बात गलत है। हमारी जमीन एसपीटी और सीएनटी कानून से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि भाजपा के लोगों ने ही आदिवासियों की जमीन हड़पी है। भाजपा का आदिवासी प्रेम धोखा है, जबकि हकीकत यह है कि एक समुदाय विशेष की जमीन लेकर उसे कमजोर करना चाहती है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि अगर भाजपा आदिवासियों की हितैषी है तो वह बताए कि भाजपा शासित प्रदेशों में जनजातीय लोगों की जमीन संरक्षण के कानून को हल्का क्यों किया जा रहा है। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में सबसे अधिक दिनों तक राज भाजपा ने किया है। वह बताएं कि उन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए क्या क्या किया है।